नमस्कार। मुकाबला में आपका स्वागत है। नए साल का नया और सबसे पहला मुकाबला यहां पर हम लोग कर रहे हैं और आज मुकाबला लोगों का नहीं है, मुकाबला है एक वायरस से। 2020 में भी हम जूझे इस वायरस से, लेकिन 2021 में एक हल लेकर के भारत सामने आया है। अलग अलग वैक्सीन कैंडिडेट्स जो कि वैक्सीन बनाते हैं, उनकी जो अपील थी उसको कंसिडर किया जा रहा था, उसके बारे में चर्चा हो रही थी। अब खबरें मिल रही हैं कि एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि इनमें से 2 वैक्सीन का आपातकाल स्थिति में इस्तेमाल वो प्रमाणित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसमें कई चरण बाकी हैं। लेकिन गुड न्यूज आनी शुरू हो गई। इसी बीच राजनीति भी हो रही है। खैर, राजनीति को साइड रखते हैं क्योंकि हम एक वैज्ञानिक रुझान से आज का कार्यक्रम देखना चाहते हैं। तो आज के मुकाबला में नया साल, नई वैक्सीन, क्या यही है उम्मीदों का साल और क्या इसी से हम लोग डट कर पाएंगे कोरोना से मुकाबला। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं सबसे खास मेहमान, जिनके पास पिछले 10 महीने से हम लोग लगातार जा रहे हैं। उनसे अलग अलग तरीके से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुलेरिया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की शुभकामनाएं आपको। अभी जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि आपातकालीन इस्तेमाल यानी कि इमरजेंसी यूज कुछ वैक्सीन्स का अलाउ किया गया है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि इसका मतलब क्या होता है। जब हम इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहते हैं तो उसका ये मतलब है कि वैक्सीन या कोई भी दवाई जो है वो उस स्थिति पे पहुंची है जहां पे हम ये कह सकते हैं कि उससे लोगों में फायदा होगा, जान बचेंगी या बीमारी जो है वो कम होगी। लेकिन अभी जो है उसमें और आगे रिसर्च करने की जरूरत है। इसलिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का ये मतलब हुआ कि हम ये दवाई दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसकी अभी मॉनिटरिंग, उसका इफेक्ट या साइड इफेक्ट के लिए रिसर्च आगे भी चलती रहेगी। तो कई दवाइयां हैं जो पहले कोविड में जिनको ईयूए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बाहर भी मिला था, भारत में भी मिला था, और फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे उसका यूज हुआ तो उसको फिर नॉर्मल ऑथराइजेशन मिल गया। तो पहले चरण में क्योंकि ये पैंडेमिक है और हम ये चाहते हैं कि जो भी इसका इलाज है या जो भी हम कदम ले सकते हैं जिससे केसेस कम हो, मोर्टेलिटी कम हो, उसकी अगर वो इलाज सेफ है और कुछ हद तक इफेक्टिव लगता है तो जल्दी से जल्दी वो लोगों तक पहुंचे, जिससे जान भी बचे और केसेस भी कम हो। तो वैक्सीन का जो डेटा है, जो आज जो इनकी कमेटी ने देखा है, जो एक्सपर्ट्स की कमेटी है, उन्होंने इस डेटा को देख के ये नतीजा निकाला कि ये जो वैक्सीन है इसमें डेटा रोबस्ट है, इसमें डेटा सेफ्टी का अच्छा है और सेफ वैक्सीन है, और इसमें ये भी सिग्नल है कि ये इफेक्टिव है, ये हमें कोविड से प्रोटेक्ट कर पाएगी, और इसीलिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वैक्सीन को दिया गया है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि हमें अभी भी वैक्सीन की जो एफिकेसी है या साइड इफेक्ट्स है उसको आगे के लिए भी मॉनिटर करते रहना है। मतलब ये नहीं है कि हर किसी को वैक्सीन मिलेगी। प्रथम चरण में कुछ लोगों को इमरजेंसी यूज के लिए ये वैक्सीन दी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर गुलेरिया, मैं हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उससे आपसे जानना चाहता हूं। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के लिए लिखा है ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज ऑफ वैक्सीन। ये तो हम समझ गए आपकी बात से, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन पे लिखा है ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन इन पब्लिक इंटरेस्ट एज एन अबंडेंट प्रिकॉशन इन क्लिनिकल ट्रायल मोड। ये जो भाषा है, इसको जरा आप इसका सरलीकरण करके हमको समझा दें। इसका मतलब क्या होता है? इसका जो मतलब है वो यही मतलब निकलता है कि अगर हम देखें तो एक चिंता का जो विषय है वो ये है कि अब अगर हम यूरोप की बात करें या यूके की बात करें स्पेसिफिकली, और यूएस में भी, कि जो वायरस है उसमें एक वेरिएशन आया, एक म्यूटेशन आया है, जिसके कारण वो ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गया है, वो ज़्यादा जल्दी फैलने लगा है। तो इसलिए कुछ हद तक ये कंसर्न रहता है कि कोई ऐसे तो ना हो कि ये वायरस उस टाइप का बन जाए कि वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाए। तो 2 वैक्सीन जो हमारे कंट्री में आ गई हैं और बिल्कुल बन गई हैं, एक तो भारत बायोटेक की है और एक सीरम इंस्टीट्यूट की है। दोनों वैक्सीन जो है अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं। जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है वो एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, वो एक चिंपैंजी वायरस के वेक्टर को लेके ही
आगे जाके वो बॉडी को स्टिमुलेट करती है एंटीजन बनाने के लिए और उसके बाद एंटीबॉडीज बनती हैं। जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है वो पुराने मॉडल जो है, जो हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जो इनएक्टिवेटेड वायरस, जो वायरस का पूरा जो हिस्सा है उसको इनएक्टिवेट करके फिर दिया जाता है, जिससे वो और ज्यादा इम्यून सिस्टम को इनहेंस करे। तो क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म्स अलग हैं और ये भी है कि भारत बायोटेक पूरा वायरस का हिस्सा लेती हैं वैक्सीन जो बनी है, तो मेरा ये ख्याल है कि इसीलिए ये वैक्सीन को भी एज रिस्ट्रिक्टेड बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथराइजेशन दिया गया है कि मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आए कि पहली वाली वैक्सीन जो है वो काम ना करे या उसके बावजूद लोगों में केसेस बढ़े, तो हम दूसरी वैक्सीन भी लगा सकते हैं, जिससे हम जल्दी से अब पैंडेमिक को कंट्रोल करें और केसेस एकदम ना बढ़ने दें। जी, ये जो आप डॉक्टर गुलेरिया आपने ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन की बात की, जो अलग अलग उसके म्यूटेशंस हो जाते हैं या वायरस बदलते रहता है, ये बड़ा रोचक है क्योंकि अपने दूसरे पॉइंट में सरकार कहती है ये सारी बातें करके अबंडेंट प्रिकॉशन, क्लिनिकल ट्रायल मोड, और बाद में एक लाइन है स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फेक्शन बाय म्यूटेंट स्ट्रेन्स। आपको लगता है कि ये एक बड़ी घोर चिंता की बात है सरकार के मन में कि हमको ऐसी वैक्सीन बनानी है जो इतनी प्रभावी हो कि ना केवल अभी के कोविड-19 से लड़े, लेकिन उसके जो अलग अलग म्यूटेशन, अलग अलग तरीके से वो सामने आ रहा है, उससे भी लड़े? बिल्कुल, बिकॉज हमें ये समझना चाहिए कि वायरस जो है वो एक एवोल्यूशन प्रोसेस है। ये जो वायरस है ये एक आरएनए वायरस है और ये एवोल्यूट करता रहता है, ये म्यूटेट करता रहता है। और अगर हम वायरस की तरह पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वायरस विल ट्राई एंड चेंज, जिससे वो ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाए। इसलिए म्यूटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस इन वायरसेस। और जैसे जैसे लोग वैक्सीन लगाते हैं और जैसे जैसे वैक्सीन के कारण वायरस पे स्ट्रेन पड़ता है तो वायरस के म्यूटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए टू प्रिवेंट म्यूटेशन कॉजिंग मोर डिजीज, हम ये चाहेंगे कि ऐसे वैक्सीन हो या ऐसे वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हो एक से ज्यादा, जो हम तब दे पाए जिससे हमारे जो केसेस एकदम ना बढ़े। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अभी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हमारे मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, हमारे केसेस कम हो रहे हैं और हम एक ऐसी सिचुएशन में है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम देखें यूरोप में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, तो एकदम चिंता हो जाती है कि अगर इस टाइप के म्यूटेशन या वेरिएंट हमारे देश में आ गया और एकदम फिर से केसेस बढ़ने लगे और जिस तरह से वहां पे 50-60% एकदम राइज हो गया है, तो हमारी जो पिछले 8 महीने में 10 महीने में मेहनत हुई थी वो एकदम बर्बाद हो सकती है। तो हमें तैयार रहना चाहिए कि जो भी वायरस हमारे पे चैलेंजेस थ्रो करे उसके लिए हम पहले से तैयार रहे, रादर देन हैविंग अ नी जर्क रिएक्शन। तो मुझे लगता है कि उसको ध्यान में रखते हुए ये लिमिटेड और बैकअप पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ऑथराइजेशन दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट की तो एकदम क्लियर कट है, इसमें उन्होंने सिर्फ ऑथराइजेशन पूरा डेटा देख के और करंट सिचुएशन को देख के एज अ बैकअप इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस परमिशन दी है। जी, लेकिन इसमें डॉक्टर गुलेरिया मैं आपसे राजनीतिक सवाल कतई नहीं पूछूंगा और पूछने भी नहीं चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि एक लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर के एक डर भी रहता है और जो सबसे कॉमन सवाल है, मेरे ख्याल से आपने भी सुना होगा, आपके पेशेंट्स ने भी ये सवाल उठाए होंगे कि इतनी जल्दी वैक्सीन को हाँ हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अभी भी स्टडी हो ही रही है और अप्रूवल मिल गया। इस सब के चलते कुछ लोग डरेंगे भी कि लगाएं कि ना लगाएं, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। ऐसे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो भी वैक्सीन हम अप्रूवल दी जाती है, सबसे पहले लोग यही देखते हैं कि वैक्सीन सेफ है, उस सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और सेफ्टी के लिए कई स्टडीज की जाती हैं। सबसे पहले तो एनिमल ट्रायल्स होते हैं, चाहे वो छोटे एनिमल में हो जैसे हैमस्टर्स हैं या बड़े एनिमल में हो जैसे मंकीज हैं या उस टाइप के हों। उसमें देखा जाता है कि अगर हम ये वैक्सीन दें तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, सेफ है। उसके बाद जो वेरियस ट्रायल्स हैं, फेज 1 ट्रायल जो है वो भी इसीलिए की जाती है देखने के लिए कि वैक्सीन सेफ है और कौन सा डोज है जो हम दे सकते हैं जिससे सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और इफेक्टिव भी रहेगी। फेज 2 में भी यही देखा जाता है कि सेफ्टी है और इम्यूनोजेनिसिटी है। और बाद में जब हम फेज 3 ट्रायल करते हैं, जब हम फील्ड सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को वैक्सीन देते हैं, तब भी सेफ्टी पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
तो मेरा यह मानना है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बिल्कुल फिक्र नहीं करना चाहिए। दूसरा इशू ये रहता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मिस हो जाएगा। तो ये अगर हम दोनों वैक्सीन की बात करें, सीरम इंस्टीट्यूट की या भारत बायोटेक की, ये जो वैक्सीन ट्रायल्स हैं ये भारत में की गई हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के भी कई एक फेज है ट्रायल का, वो भारत में किया गया है। तो हमने ये भी जानने की कोशिश की कि भारत की जो हमारी एथनिक पॉपुलेशन है उसमें भी कोई चीज मिस ना हो कि भाई बाहर तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में कोई रेयर साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो उसको भी देखा गया है और सारी चीजें देख के ही रेगुलेटर्स ने अप्रूवल दिया है। लेकिन इसके बाद भी ये डर रहता है कि कोई रेयर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो नहीं है। और वो तो सारे वैक्सीन जो हम देते हैं उसमें हम सब्सिक्वेंट पोस्ट वैक्सीनेशन फॉलोअप कई महीनों के लिए करते हैं इसको देखने के लिए। और वो तो सब वैक्सीन के साथ किया जाता है, चाहे अभी वाली वैक्सीन हो चाहे पुरानी वाली वैक्सीन हो। तो इसलिए वैक्सीन में जैसे हम पहले वैक्सीन रोल आउट करते थे और अब रोल आउट कर रहे हैं, उसमें सेफ्टी में कोई चेंज नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जी, दो सवाल जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आप बहुत ही व्यस्त आदमी हैं और मैं इस चीज को समझता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं डॉक्टर गुलेरिया, आप क्या टाइम फ्रेम देख रहे हैं? एक आदर्श तरीके से कितने टाइम फ्रेम में लोगों को वैक्सीन दे देनी चाहिए? क्या सबको दे देनी चाहिए, और अगर नहीं तो कितने लोगों को दे देनी चाहिए और कितने समय में? समय सीमा क्या हो और क्या हमारी इतनी कैपेसिटी है? तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि कितने लोगों को हमें वैक्सीन देना चाहिए। वो हम दो चीजें उसमें देखना चाहेंगे। एक तो चीज यही है कि उन लोगों को डेफिनेटली वैक्सीन मिले जो हाई रिस्क कैटेगरी में है, जिनको ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हैं। क्योंकि हम सबसे पहले यही चाहेंगे कि हम कोविड के कारण डेथ्स जो हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज करें, किसी की जान ना जाए कोविड के कारण। दूसरा हम ये चाहेंगे कि जिनको एक्सपोजर के चांसेस ज्यादा हैं और जिनको इन्फेक्शन फैलाने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीन मिले। और फिर बाद में इतने लोगों को वैक्सीन मिले कि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ पाएं, जिससे वैक्सीन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को में फैल ना पाए और उस तरह से केसेस हमारे कम हो जाए और हमारी लाइफ ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल हो जाए। तो पहले लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमें सारे हाई रिस्क ग्रुप को वैक्सीनेट करना चाहिए। दूसरे के लिए हमें जैसे जैसे पैंडेमिक आगे प्रोग्रेस करेगा और जैसे जैसे केसेस होंगे, हमें एक मास ऑफ लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे सफिशिएंट सो कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी हो जाए। तो कितने इसमें परसेंटेज बनते हैं वो कहना मुश्किल है। कितना जल्दी वैक्सीनेशन हो सकता है ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने जल्दी कितने डोजेज आ सकते हैं। अभी पहले चरण में हमें 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, इसका मतलब हमें 60 करोड़ डोजेज चाहिए। तो पहले वो कि कब तक हमारे पास आएंगे, कितने फेज मैनर में आ पाएंगे और कैसे हम वो सारे देश में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज होगी। और इसमें मुझे लगता है कि कुछ महीने तो पहले लगेंगे 60 करोड़ डोजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने में या 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने में। तो ये एक अपने में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। जब ये पूरा होगा तब तक अगले कुछ महीनों में और क्लियरेंसेस भी आ जाएंगे और अप्रूवल्स भी आ जाएंगे। तो उससे हमारी वैक्सीन कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अभी हम सीरम इंस्टीट्यूट पे ही मेनली रिलाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भारत बायोटेक की भी वैक्सीन ज्यादा नंबर्स में आने लगेगी और आ जाएंगे, स्पुतनिक वाली भी और जाइडस कैडिला की भी। तो हमारे पास फिर काफी ज्यादा वैक्सीन हो जाएंगी। तब मुझे लगता है कि हम जल्दी से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। और डॉक्टर गुलेरिया, आपको क्या लगता है? देखिए, कैपेसिटी तो है ही हमारे पास, हमने बड़ी बड़ी वैक्सीन ड्राइव की हैं इससे पहले इतिहास में। हमारे पास वो कैपेसिटी भी है कि ना केवल हम खुद वैक्सीन बनाएं और औरों को दें, ये भी हम देख चुके हैं, वो पूरा सिस्टम हम लोगों के पास है। ये वो देश था जो 10 महीने पहले तक हमारे पास मास्क बनाने की भी कैपेसिटी नहीं थी या उतने पीपीई सूट ही नहीं थे, लेकिन अब बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें सोच ली गई होंगी अब तक? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि हमारे पास पूरी कैपेसिटी है। हमारे साइंटिस्ट या मैन्युफैक्चरर्स में इससे पूरा ये चैलेंज को मीट करने के लिए पूरा सिस्टम प्लेस में है। ग्लोबली इंडिया जो है 60% ऑफ द ग्लोबल वैक्सीनेशन हम बनाते थे। और बच्चों का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, जो हम बच्चों में या प्रेग्नेंट वुमेन में करते हैं, हर साल हम वो करते हैं और बड़े सक्सेसफुली हम वैक्सीनेशन सारे बच्चों में लगाते हैं। हमने पोलियो ड्राइव किया, पल्स पोलियो जो रेगुलरली हमने किया और पोलियो को हमने अपने देश से एरेडिकेट किया है। तो हमारे पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है वैक्सीनेशन प्रोग्राम का। हम पूरे
मतलब इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, उसमें हम रेगुलरली इलेक्शंस करते हैं, तो इलेक्शन मोड में भी वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने का हमारा पूरा प्लान है। तो इसलिए बिल्कुल। कुछ हफ्तों में ये रोल आउट हो जाएगा, कई लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। कुछ दिनों में ही हो सकता है कि 10 दिन या 2 हफ्ते में पहला शॉट वैक्सीन का लग जाए और आस्ता आस्ता हम अपने लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे। जी जी, डॉक्टर गुलेरिया, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निदेशक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और आपका विशेष तौर से धन्यवाद इस बात का कि आपने हमेशा सटीक जानकारी लोगों तक हमारे माध्यम से पहुंचाई है। इसके लिए नव वर्ष में आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलेरिया। नमस्कार, थैंक यू। मैं आप स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर सविता वर्मा का। आप प्रोफेसर हैं फार्माकोलॉजी PGIMS रोहतक में। आप कोवैक्सीन ट्रायल की जो वैक्सीन है उस पर आपने काम भी किया है। डॉक्टर वर्मा, क्षमा प्रार्थी हूं कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ थे, उनसे मैं कुछ सवाल पूछ बैठा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब ये ट्रायल सरकार ने अनुमति दे दी है कोवैक्सीन को, आपका तजुर्बा क्या रहा है इस वैक्सीन को लेकर के, इसके ट्रायल फेज में? पहले तो आपका धन्यवाद। एंड हम लोगों ने फेज 1 और फेज 2 दो ट्रायल्स करे हैं, और अभी तक हमने ये पाया है कि वैक्सीन ने काफी अच्छी सेफ्टी शो करी है। और एक जो किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, जिसको हम इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं, तो इसने इम्यूनोजेनिसिटी का जो क्राइटेरिया है WHO का उसको मापदंड पे भी ये खरी उतरी है और अच्छा इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स शो किया है। और अभी इसका फेज 3 ट्रायल चल रहा है, जिसमें हम एफिकेसी कि ये एक्चुअली में कितना कोविड से प्रिवेंशन कराती है उसके लिए स्टडी कर रहे हैं। जी डॉक्टर वर्मा, एक सवाल जो जाहिर सी बात है हर किसी के मन में उठेगा और उठना लाजमी है, वो ये है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है भाई एक यूके स्ट्रेन आ गया, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन आ गया। अब वो तो आना ही है, क्योंकि वायरस है, वायरस जो है वो हर थोड़े थोड़े टाइम में बदलते रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी स्टडी में आपने क्या पाया कि क्या ये जो वैक्सीन है ये इतनी कारगर सिद्ध होगी कि मैं एक बार लगा लूं तो उसके बाद चाहे जितने म्यूटेशन आए उससे मैं सेफ हो जाऊंगा? नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इंसान वैक्सीन ही लगाता रह जाए। हाँ जी, देखिए म्यूटेशंस ये अभी आई हैं और वायरस में म्यूटेशंस नोन है। तो काफी सारी हमारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें वायरस म्यूटेशंस होती हैं लेकिन वैक्सीन इफेक्टिव रहती है। तो ये जो कोवैक्सीन है, ये भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो ICMR का एक ब्रांच है, उसके सौजन्य से ये वैक्सीन बनाई है। और अभी जो यूके स्ट्रेन के जो केसेस हमारे यहाँ पाए गए हैं, जो अभी कलेक्ट किए हैं, तो वो कलेक्ट होके फिर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना में ही गए हैं और वहां पे ये स्ट्रेन्स एनालाइज हो रहे हैं। तो वहां पे पहले, क्योंकि कभी भी ये हम लोगों पे लगाने या ह्यूमन बींग्स के ऊपर लगाने से पहले हम लोग उनकी इन विट्रो सेल्स के ऊपर टेस्टिंग करते हैं, और जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि एनिमल्स पे भी टेस्टिंग की जाती है। तो अभी सेल्स के ऊपर ही टेस्टिंग की जाएगी वैक्सीन की, जो स्ट्रेन अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं, और वहां पे उस पर चेक किया जाएगा कि क्या ये वैक्सीन उस नए स्ट्रेन के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है या नहीं है। अभी तक तो कहा जा रहा है कि जो ये म्यूटेशन आई है ये इतनी ज्यादा नहीं है कि वैक्सीन इफेक्टिव ना हो। तो हमें अभी तो ये उम्मीद है कि अभी जो भी स्ट्रेन चल रहा है उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन इफेक्टिव होंगी। मतलब मैं ये समझूं कि डॉक्टर वर्मा अभी जानकारी ली ही जा रही है और इस पर कोई ठोस बात कर देना या डॉक्टर वर्मा यूं बोल दें कि नहीं नहीं ठीक होगा, ऐसा ठीक नहीं होगा। अभी जानकारी आप प्राप्त कर ही रही हैं। हाँ, अभी ये किसी भी वैक्सीन के लिए कि न्यू म्यूटेशंस के ऊपर कितनी इफेक्टिव होगी, सभी वैक्सीन के ऊपर अभी ये लागू होता है। हाँ हाँ, डॉक्टर वर्मा, एक जो सवाल मैंने डॉक्टर गुलेरिया से भी पूछा, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे लोगों में, और फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, राजनीतिक सवाल पूछना डॉक्टरों से न मेरी मंशा है और ना ही सही भी है। बहुत सारे लोगों में, आप लोगों से बात करें तो वो कुछ शंका होती है उनको कि कैसे लगा लें वायरस, कैसे लगा लें वैक्सीन, माफ कीजिएगा, 10 ही महीने में वैक्सीन को अप्रूवल भी मिल गया, कहीं कुछ अर्थ का अनर्थ हो गया तो इस डर से कैसे निपटा जाए?
मैं आपको पहले भी जैसे पहले भी हम यही कह रहे थे कि जो वैक्सीन का जो प्रोसेस है, जो हमारी रिसर्च का प्रोसेस है, उसमें कहीं भी कटौती नहीं करी गई है। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि हमारा जो लड़ने की क्षमता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है, अगर वो 28 दिन से 42 दिन के बीच में आना है, तो कोई भी दुनिया की ताकत उस टाइम को पीरियड को कम नहीं कर सकती है। तो जो कट शॉर्ट टाइम पीरियड किया गया वो रेगुलेटरी अप्रूवल्स में किया गया है। जैसे आपको हम पहले भी कहते हैं कि एक किसी भी चीज का अप्रूवल लेने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने उस चीज का ध्यान रखा है और जो भी डाटा कंपनीज ने सबमिट किया या रिसर्चर्स ने सबमिट किया है उसके ऊपर जल्दी मीटिंग्स करके और जल्दी रिस्पॉन्स दिया गया है। तो जो टाइम में कटौती की गई है वो रेगुलेटरी अप्रूवल्स के प्रोसेस में कमी करी गई है, लेकिन जो रिसर्च का प्रोसेस है जिसमें हम सेफ्टी देख रहे हैं या इम्यूनोजेनिसिटी देख रहे हैं, उसमें कहीं भी कटौती नहीं की गई है। अब हमें 7 से 8 महीने हो गए हैं कोवैक्सीन के ऊपर काम करते हुए। हमने फेज 1 में भी काम किया है और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स फेज 1 में हमारे साथ वॉलंटियर्स बने थे, हम अभी तक उनका फॉलो अप कर रहे हैं और अभी उनकी लॉन्ग टर्म इम्यूनोजेनिसिटी के रिस्पॉन्सेज भी देख रहे हैं, ऐसे ही फेज 2 में भी। और अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि हमने किसी के अंदर भी कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं देखा है, सबके अंदर बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट देखा गया है। इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि इन वैक्सीन का सेफ्टी रिस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो इंडिया का है वो बहुत ही स्ट्रांग है और हम जब अपने पैदा होते ही छोटे छोटे बच्चों को हम इतने विश्वास के साथ वैक्सीन लगाते हैं, तो उनके भी ऊपर भी शोध किया गया होगा और तभी वो वैक्सीन सेफ मानी गई होंगी, इसीलिए लगाई जा रही हैं। तो हम लोगों से तो यही अपील कर सकते हैं कि आप सिस्टम पे भरोसा रखिए और गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि अनसेफ चीज ऐसे मासेस को लगाई जाए, और ऐसी वाली चीजों को आप छुपा भी नहीं सकते, बिकॉज जब आप मासेस को वैक्सीनेट कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम्स अपने आप ही बाहर निकल कर आएंगी, लेकिन ऐसी तो कोई कुछ भी ना कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब लोग चुपके से दबा ले जाएं इन सब बातों को, वो तो एकदम साफ साफ सामने दिखेगा। आप रिसर्च में ऐसा नहीं कर सकते। तो हम लोगों से तो यही अपील कर सकते हैं कि आप जिन भी हेल्थ केयर वर्कर्स के संपर्क में हैं, आप उनके साथ अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और उनके क्वेश्चंस के आंसर उनको अपने हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस से डिस्कशन से मिल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रही हैं डॉक्टर वर्मा। आपका नया साल शुभ हो और हैप्पी वैक्सीन न्यू ईयर आपको एनडीटीवी की तरफ से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं भाग 1 में। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो राज्य इसको किस तरीके से देख रहे हैं, 2 बड़े राज्यों के मंत्रियों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रोल आउट किस तरीके से होगा। अपने आप तो वैक्सीन लग नहीं जाएगी और बहुत चीजें करनी है, आपको लोगों को समझाना भी है, लोगों को वैक्सीन भी लगाना है, कई महीने तक ये अभियान जारी रखना है। तो क्या रहेगी रणनीति और क्या पूरा सिस्टम तैयार है स्टेट्स में, राज्यों में? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। नए साल में वायरस से मुकाबला कर रहे हैं तो मुकाबला कार्यक्रम भी कर रहे हैं। अब राज्यों में किस तरीके से तैयारी होगी, क्योंकि अब वैक्सीन आ गई है, उससे बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जो कि सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी और पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भी। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं सबसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं, वैक्सीन आ गई, यूपी की क्या तैयारी है? यूपी ने देखिए अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। हम लोगों के पास अनेक चुनौतियां थी, मैं जब से 2017 में आए तो उस चुनौतियों का सामना ही किया है। और एक हम लोगों के पास योगी जी की सरकार ने और विशेष रूप से योगी जी ने स्वयं उसके अंदर बड़ी मेहनत के साथ एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बनाया वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, जो कि बड़ी एक सक्सेसफुली उसका जो क्रियान्वित भी किया गया है। अपने जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस का जो प्रोग्राम चलाया था और साथ साथ जो हम लोग ने ये मीजल्स का जो मीजल्स रुबेला को जो एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया था, उसके टीकाकरण का, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली। तो उसके आधार पर और भी चीजों को देखते हुए ये जो अब कोविड का जो टीकाकरण का कार्यक्रम जो चलने वाला है, उसमें पूरी तैयारी है उत्तर प्रदेश के अंदर।
जी जी सिद्धार्थनाथ जी, लेकिन आप जानते हैं बड़ा राज्य है, चुनौतियां भी बड़ी हैं, तो इन चुनौतियों के बारे में आपने पूरी तैयारी कर ली है? ठीक है, व्यवस्था आपके पास पहले से थी, लेकिन क्या उसको चुस्त दुरुस्त किया है, नट बोल्ट कसे? नहीं, देखिए, कठिनाइयां तो हर चीज में आती हैं, और जब सरकार के पास नेतृत्व अच्छा होता है, जो हमारे पास है योगी जी के मुख्यमंत्री के रूप में, और उनके साथ जो टीम कार्य कर रही है, वो निरंतर प्रयास कर रही है कि हर चुनौतियों का एक सामना अच्छी तरह से हो और हंसते हो, और उसके अंदर जो चीजों की आवश्यकता है उसको समयबद्ध पहले से ही उसकी तैयारी कर ले। तो जब इस प्रकार से जब सरकार चलती है, तो जो चुनौतियां रहती हैं वो फिर चुनौतियां नहीं रहती, वो एक अच्छे सकारात्मक कार्य के रूप में उसको फिर हम लोग आगे ले जाते हैं। जी जी, अब मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इसको लेकर के काफी चर्चा हुआ है। ये वैक्सीन आपके हिसाब से मुफ्त में दी जानी चाहिए या कुछ पैसा लग करके दे देनी चाहिए लोगों को? टीकाकरण देखिए, कैसे दोनों प्रकार नहीं, देखिए, दोनों प्रकार की चीजें चलेंगी। जो सरकार की व्यवस्था के माध्यम से चल रही है, उसके अंदर जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, जो पहले जिसको फर्स्ट कैटेगरी में लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग के हेल्थ वर्कर्स होते हैं, और हेल्थ वर्कर्स के बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं, जिसमें पुलिस के कर्मी होते हैं, साथ साथ जो आपके रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारी होते हैं, और अन्य अधिकारी जो लगते हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं। फिर 50+ की एज के ऊपर जो लोग होते हैं, उन लोग के लिए तो सरकार ने उसको सूचीबद्ध किया है। सूचीबद्ध करके उनको सबको जो कोविन पोर्टल है उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, और वो आधार लिंक्ड है। तो इसलिए वो जो कार्यक्रम है सरकार का पूरा चलेगा, वो मार्केट में भी अवेलेबल रहेगी। जो लोग उसके माध्यम से जाना चाहते हैं, प्राइवेट में जाना चाहते हैं, वो अपना प्राइवेटली भी ये टीकाकरण का कार्यक्रम कर सकते हैं। और उसके अंदर भी सब ट्रेनिंग जो प्राइवेट के लिए भी है, उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। सिद्धार्थनाथ जी, देखिए, आप भी मानेंगे इस बात को, आप पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, कि जब भी आप इस किस्म का कोई अभियान चलाते हैं, राष्ट्रव्यापी, आपके केस में राज्यव्यापी, तो समय लगेगा। और क्योंकि समय लगेगा तो ऐसा नहीं है कि आज आ गई तो कल सबको लग गई। ऐसे में आपको नहीं लगता कि बहुत जरूरी हो जाता है ये संदेश बार बार लोगों तक पहुंचाना कि भाई ऐसा नहीं है कि वैक्सीन अनाउंस हो गई तो अब मास्क उठा के फेंक दो? आपको लगता है ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, मास्क फटीग, पैंडेमिक फटीग, और कहीं वैक्सीन के आने की इतना जश्न ना मनाने लगे लोग कि वो मास्क वास्क सब भूल जाए? मास्क तो आपको लगा के रखना चाहिएगा। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, वो लगातार चलते रहेगा जब तक कि ये टीकाकरण का कार्यक्रम चलता है। और उसके बाद भी हम सबको सावधानी जरूर रखनी पड़ चाहिए, क्योंकि ये टीकाकरण का उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो पहला जो हम लोग का जिस प्रकार से हम 3.5 करोड़ लोगों तक की जा रहे हैं, और उसके साथ साथ मतलब प्राइवेटली भी उसको किया जा सकता है, निजी क्षेत्र में भी किया जा सकता है टीकाकरण का कार्यक्रम। तो पहला जो है सरकारी, वो जनवरी से जून तक की जरूर समय हम लोग को लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि कहीं संदेश देना है तो सरकार पे विश्वास रखें, केंद्र सरकार पे रखें, अपनी राज्य सरकार पे रखें, अपने डॉक्टर्स पे रखें। कोई व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी खबर चल रही है, कोई उस पे धार्मिक विचार भी प्रकट कर रहे हैं, कोई भी विश्वास ना करें। खाली सरकार के एड्स पे और जो विश्वसनीय जो चैनल्स हैं उनके ऊपर भी जरूर विश्वास करें कि वो क्या कह रहे हैं, ना ही सोशल मीडिया पे करें। ये प्रोग्राम सफल होएगा और कोविड से 2021 में पूरा देश जो है वो एकजुट होकर इसमें जीत भी हासिल करेगा। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली है सिद्धार्थनाथ जी। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, देखिए आपने बोला कि यूपी में व्यवस्था है, क्योंकि इससे पहले भी जब टीकाकरण होना था तो आपने व्यवस्था बनाई हुई है। लेकिन देखिए इसमें से कुछ वैक्सीन्स हैं, जैसे फर्ज कीजिए फाइजर को इजाजत मिल गई, उसकी कुछ डोज यूपी में आई, अब उसकी बड़ी सख्त डिमांड है, जैसे कि -70 की कोल्ड चेन चाहिए, -70 डिग्री सेंटीग्रेड। यूपी में ये सब हो जाएगा?
में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोगों ने कोल्ड चेन की पूरी व्यवस्था रखी है, यहाँ तक कि हम लोग की जो 2 लाख के लीटर पर डे की हम लोग की आवश्यकता है, 2 लाख लीटर की, उससे अधिक हम लोग ने 2.5 लाख कर रखा है लीटर्स की व्यवस्था कर रखी है। और जितनी भी रिक्वायरमेंट, जितने भी माइनस डिग्री की है, वो सब जो अप्रूव्ड मेडिसिन का इस्तेमाल जो करा जाएगा वैक्सीनेशन, उसमें किया जाएगा। और साथ ही साथ एक और बता दें, ये तो अतिरिक्त व्यवस्था है, हमारा एक और प्रोग्राम चलता रहता है जो रेगुलर वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है टीकाकरण का, उसमें भी कोई बाधा नहीं आएगा। जी जी जी, सुन के अच्छा लगा सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राज्य में जो तैयारी है उसके बारे में बात करके एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। अगले भाग में हमने अभी बात की यूपी की, अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान किस तरीके से तैयारी कर रहा है, राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। कहीं मत जाइएगा, वायरस से मुकाबला जारी रहेगा। तो तीसरे भाग में मुकाबला के आपका स्वागत है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत, हैप्पी न्यू ईयर आपको। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब वैक्सीन आ गई या आने वाली है, कुछ स्टेज उसके हो गए हैं पूरे, राजस्थान में किस तरीके से लागू किया जाएगा, क्या सिस्टम आपने बनाया? संकेत जी, वैक्सीन अभी आई नहीं है। हमें भारत सरकार के द्वारा कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा गया था कि आप ड्राई रन करिए 2 जनवरी को। ये उन्होंने मेरे ख्याल से पूरे राज्यों को, और डिस्कनेक्ट हो गए क्या हम? नहीं, मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए सर। उन्होंने सारे देश के तमाम राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ये डायरेक्शंस जारी किए थे कि आप ड्राई रन स्टेट कैपिटल्स में करिए, और उसके लिए कम से कम 3 जगह ऐसी चुनिए जहां पे ये ड्राई रन आप करेंगे ऑर्गेनाइज। वैक्सीन अभी नहीं आई है, और उसके लिए हमने, क्योंकि राजस्थान पूरे देश का 10% भूभाग से ज्यादा है और हमारी भौगोलिक परिस्थिति भी अलग अलग है, तो भारत सरकार ने तो राजधानी में 3 जगह चिन्हित करके और ये ड्राई रन ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा था। लेकिन हमने राजधानी में भी 4 जगह पे और 6 जिले, और मतलब कुल 7 जिलों में हमने 19 जगह चिन्हित की है, जहां पे हम, क्योंकि शहरी क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है, जिला चिकित्सालय भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, उन सबको इंक्लूड करते हुए 19 जगह हमने राजस्थान में तैयारी की है ड्राई रन के लिए। डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार से किस किस्म के समन्वय या सहयोग की उम्मीद करते हैं आप? देखिए, भारत सरकार से हम वैक्सीन की उम्मीद करते हैं। राजस्थान में 7 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, और 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिले और निशुल्क वैक्सीन मिले। क्योंकि भारत सरकार ने, बिहार में चुनाव था तब निर्मला सीतारमण जी बिहार में जाके कह के आई थी कि बिहार के लोगों को निशुल्क वैक्सीन लगाएंगे। अब इस देश में रहने वाले लोगों को, सबको भारत सरकार निशुल्क वैक्सीन लगाए, ये हमारी उम्मीद है। जहां तक तैयारियों का सवाल है, वो हमने, चाहे इन्होंने ड्राई रन के लिए हमको 31 तारीख को कहा वीसी के माध्यम से, और ये कहा था कि 3 जगह आप चिन्हित करिए कैपिटल के अंदर। हमने राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग तरीके की है, तो हमने ग्रामीण परिवेश को लिया, शहरी परिवेश को लिया, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लिया, हमने जिला अस्पतालों को लिया। सब में 19 जगह हमने चिन्हित की है जहां पूरी तैयारी है कि हम ड्राई जो रन है इनका वैक्सीनेशन का, उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें। ये वास्तविकता में वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन अगर वैक्सीन आ जाती है तो हम सही मायने में लोगों तक वैक्सीन कैसे दें, उसकी तैयारी मात्र है।
अब आपने डॉक्टर शर्मा बिहार का जिक्र कर दिया, राजनीतिक सवाल नहीं पूछना चाहता था, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया है तो उसमें बीजेपी ने बाद में समझाया कि वो फ्री इस तरीके से होगी कि केंद्र से सब राज्य वैक्सीन लेंगे और राज्य सरकार, क्योंकि अगर उनकी बनेगी तो राज्य लोगों को निशुल्क देगी। ये उनका एक्सप्लेनेशन था, यानी कि खरीदनी आप ही को पड़ सकती है। संकेत जी, राजस्थान फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में वो प्रदेश है जहां निशुल्क दवा योजना हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लेके आए, उसके बाद में निशुल्क जांच योजना लेके आए। राजस्थान में किसी भी सरकारी अस्पताल में आरटीपीसीआर टेस्ट जो हम कर रहे हैं, सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट कोविड का हो रहा था। तमिलनाडु और राजस्थान 2 राज्य ऐसे थे जो ये टेस्ट कर रहे थे, बाकी तो एंटीजन टेस्ट और रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से टेस्ट कर रहे थे। हमने एक नया पैसा सरकारी अस्पतालों में किसी आदमी से नहीं लिया, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की दर भी सबसे कम दर 800 रुपए हमने तय की। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि जो 8-9 महीने का ये पीरियड चला, लॉकडाउन है, अनलॉक भी हुआ तो किस तरह से हुआ आपके सामने छुपा हुआ रही है। राज्यों की रेवेन्यू 40% के करीब है और भारत सरकार हमारा जीएसटी का पैसा दे नहीं रही है। जो 20 लाख करोड़ की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसमें से भारत सरकार बताए कि राज्यों को पैसा कितना मिला है। ऐसी परिस्थिति में हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि ये वैक्सीन फ्री लगाई जाए, राज्य के तमाम लोगों के लिए भारत सरकार इस बात का इंतजाम करे, तभी हम राज्य के लोगों को वैक्सीन लगा पाएंगे। रेवेन्यू रिसीप्ट तो हमारी बहुत कम है अभी। नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि अगर ये आपको नहीं लगता है इस पे एक बड़ा जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि फ्री लगाओ और अगर सपोज खर्चा हुआ उस पे, जाहिर सी बात है खर्चा होगा, ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार को भी फ्री में मिल जाएगी, तो इसको लेकर के कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए? भाई वैक्सीन तो लगानी ही है। संकेत जी, मैं इस बात को भी राजनीति ना शुरू हो जाए कि अगर राज्यों की रेवेन्यू घटी है तो भारत सरकार की रेवेन्यू का भी, उनकी भी घटी है। लेकिन हकीकत क्या है कि जब इलेक्शन होते हैं एक राज्य के और आपकी फाइनेंस मिनिस्टर वहां जाके अनाउंस कर देती है, बाद में आप उसमें परिवर्तन कर देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हकीकत यह है कि इस लड़ाई को पूरे राज्यों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार तमाम पूरे कंट्री में, राजस्थान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, फ्री वैक्सीन का इंतजाम भारत सरकार करे। ये मुसीबत का दौर है और थंपिंग मेजोरिटी से देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाया है। अगर वो राज्यों से चर्चा करें, शेयर करने के लिए तो कोई मना नहीं करेगा। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो हमें तो अपने राज्य के लोगों को बचाना ही है, वो एक अलग बात है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आज जिस परिस्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं, उसमें नैतिक दायित्व भारत सरकार का बनता है कि वो राज्य के या देश के प्रत्येक राज्य के हर नागरिक को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराए और उसकी जिंदगी बचाने का काम करे। जी जी, चलिए, उम्मीद है कि सरकार आपकी बात ये सुन रही होगी और भी राज्य अपनी अपनी बात करें। वैक्सीन अब आ गई है, लोगों को वैक्सीन लगानी है, लोगों में वो वैज्ञानिक एक रुझान लाना है कि भाई ये बहुत शोध के बाद आई है तो लगवा लीजिए। और ये समन्वय समिति भी एक होनी चाहिए जिसमें केंद्र और राज्य आपस में बात करें। चुनौतियां खत्म नहीं हुई है, इस वायरस से मुकाबला जारी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मुकाबला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ये जो वैक्सीन ट्रायल्स हैं ये भारत में की गई हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के भी कई जो एक फेज है ट्रायल का वो भारत में किया गया है। तो हमने ये भी जानने की कोशिश की कि भारत की जो हमारी एथनिक पॉपुलेशन है उसमें भी कोई ऐसा कोई चीज मिस ना हो कि भाई बाहर तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में कोई रेयर साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो उसको भी देखा गया है और सारी चीजें देख के ही रेगुलेटर्स ने अप्रूवल दिया है।